नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। राजनीति एक भंवर है जिसमें कौन कब डूबेगा कोई बता नहीं सकता। आज का हमारा केस भी एक ऐसा ही असाधारण केस है जिसे सॉल्व करना लगभग नामुमकिन था। हाँ, मैं बात कर दूंगा, चिंता मत कर। रख फोन अभी। ठीक है, तुम्हें हल्का नहीं है भाई? आपको तो हालत पता है, कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं। तैयार नहीं तो तैयार कर लो। ये रखा क्यों है मैंने? मैंने अपना पूरा जोर लगा के देख लिया। सारा प्रेशर बनाएंगे तो जनता हाथ से निकल सकती है। अगला इलेक्शन भी भारी पड़ सकता है। एक काम कर ले, अपना एरिया में जा, वहां प्रेशर बना। देखिए भाई, जितना कहता हूं उतना कर ले। ठीक है? क्या तुम लोगों की इतनी हिम्मत? तो तुम लोगों ने रोका क्यों नहीं? चूड़ियां पहनी क्या तुम लोगों ने? तुरंत मैं देखता हूं क्या हुआ। कहां जा रहा है? कहां जा रहा है तू? कृष्णाकांत से बोला, अनिकेत आया था यहाँ अपने एरिया में, यहाँ आके वसूली कर रहे वो। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं देगा मुझे। दिमाग खराब है क्या? हाईकमान को जगह पहुंचाना पड़ता है। अगर वो लोग अपने एरिया में आके वसूली करेंगे तो हमारा कलेक्शन तो कम ही होगा ना। हाईकमान को तो यही लगेगा ना कि हम लोग पैसा खा रहे। आज छोड़ूंगी नहीं, छोड़ दे, कुछ नहीं करेगा। समझ में तो रहो, जो कुछ करूंगी ना मैं करूंगी। हाय रत्ना, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तुम्हारे पति हमारे एरिया में आके वसूली कर रहे हैं, जरा संभालना उन्हें। हाँ, मैं बात करती हूँ उनसे। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम? तुमने नया लैपटॉप फाइनल किया क्या? नया लैपटॉप की क्या जरूरत आई? मैंने पुराना वाला रिपेयर करा लिया। अरे बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी सबसे बेस्ट चीजें यूज करे। क्या माँ का ऐसा सोचना गलत है? ओके बाबा, आपका इमोशनल ड्रामा। अच्छा सुनो, आपको जो चीज खुशी दे आप वो करो। और हाँ, मेरे लिए पूरन पोली बना के रखना। घर आते ही सबसे पहले मैं पूरन पोली खाऊंगी, वो भी आपके हाथ। अरे ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुरंत पूरी बन जाएगी, बस तू जल्दी आ जाना। आई मिस यू टू। आई बाय। जी बोलिए, क्या हाल चाल? क्या शौक और को भागने के लिए मारा? नहीं, चलेंगे सुनिए, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। हाँ, मैं आज ही बात करती हूँ उनसे। जी सिचुएशन को कितनी अच्छी तरह से हैंडल किया है। आप बहुत बहादुर हो मामी। मगर मैं कब तक चाहिएगा? मैं अकेले हाईकमांड को हैंडल नहीं कर सकती। जब तक मैं हूं आप अकेले नहीं। प्लीज अपनी $1 million में दिखाइए।
होते तो क्या होता मेरा? मामी मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। अरे हाँ बाबा, आप पहुंच रहा हो। हाँ पहुंच रहा हूँ, रख सुन अभी। अबे खोल के देना। कदा कहीं ये परफ्यूम मारकर कुछ नहीं होता, खुद का कैरेक्टर ऐसा बनाओ कि उससे खुशबू आए, फिर ये बदबू मिटाने के लिए ना इस परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज्यादा मुंह लग रहा है आज के, क्या बात है? हाईकमान नाराज है आपके तौर तरीकों से। मैं कॉर्पोरेटर हूँ आपकी, मेरे खिलाफ एक्शन लेने की बातें चल रही है। अच्छा, तू कॉर्पोरेटर है तो क्या मैं अपने आप को बदल दूं? एक बार कान पकड़ सुन, तू कॉर्पोरेटर बनी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मैं यहाँ का नेता हूँ और तू एक कठपुतली है जो मेरे कमांड पर नाचती है। और रही बात तुम्हारे हाई कमांड की, तो उनको क्या बताना है तो मैं डिसाइड करूंगा। ये बता, मेरे रंग में भंग डालने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तेरे से बात नहीं कर रहा, इससे बात कर रहा हूँ, बीच में आकर मुझसे बात करना। क्या कर रहा है? धोखा दे रही मेरे को? मैं तेरे को धोखा दे रही हूँ? अरे धोखा तो तू दे रहा है अपनी बीवी को। कृष्ण का हाथ का इतना गुस्सा क्यों टाइप का? तो मेरे मंगेतर को लेकर उड़ा और उससे शादी कर ली। मैं तेरी उर्वशी के साथ मजे कर रहा हूँ। आखिरी बात बस कर। नहीं, बात करके क्यों गले और रिश्ते खराब कर दो? चले जाओ यार यहाँ से। सही नहीं करी है। अरे चल जा। मैं तुझे बोल पीछे मत बोल। अरे यहाँ से जा, जा यहाँ से, जा यहाँ से, जा। हेलो। हाँ मामी, आप ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप बस अपना ख्याल रखिए। हाँ। मामा की हालत ठीक नहीं है। मामा एक नंबर का दरिंदा है। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है? कृष्णा दादा ने हमारे खानदानी जमीन के साथ क्या कर दिया सबको पता है। ये पहले भी कहा था दूर रह उनसे, और तू है फिर भी खड़ा रहता है। आई मैं पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मामी की छतरा जमाने से सीख रहा हूँ। तो किसी और को गुरु बना ले और मामी को ऐसी हालत में छोड़ दूँ। सपनों के लिए तेरी इतनी परवाह तेरी परेशानी का कारण बन जाएगी एक दिन। देखो बेटा, तू शादी करके सेटल हो जा। कितनी लड़कियों के रिश्ते आ रहे तेरे लिए। नहीं यार, मुझे भी शादी हो रही है। रमाकांत को जान से मारने की गई कोशिश। रमाकांत जो कुछ सेकंड से ब्लास्ट की चपेट में आने से बच गए। हालांकि पुलिस ने एरिया को सील कर दिया है और जानने में ये भी आया है कि शक की बिना पर कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। रमाकांत यहीं पे, आइए उनसे पूछते हैं। सर आपको क्या लगता है इस बम ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है? देखिए, जनता के प्रति हमारा प्यार और हमने जो अच्छे कार्य किए हैं, इस कारण बहुत से दुश्मन भी हुए हैं। हाल ही में किसी ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी। आपका मतलब कृष्णकांत कुलकर्णी से है? देखिए, ये आप लोग कह रहे हैं, बल्कि जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा। आज यहाँ मंच पर जाते हुए भीड़ में कुछ लोग हमारा सम्मान करना चाहते थे, उस कारणवश मंच तक जाने में हमें देरी हुई और बम ब्लास्ट हो गया। तो देखा आपने कैसे रमाकांत ने कृष्णकांत कुलकर्णी पर सीधा निशाना साधा है। रमाकांत और कृष्णकांत कुलकर्णी की 2 साल पुरानी दुश्मनी है और ये बात जनता से छुपी नहीं है। ये सब कुछ आप ही का किया जा रहा है ना? वाह, कितना भरोसा है तुम्हारा तुम्हारे पुराने प्रेमी पर। भाव नीचे पुलिस आई है और आपके बारे में पूछ रही है। क्यों आए हो यहाँ पे? बम ब्लास्ट में आपका हाथ है? क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? हरियाणा में बम बनाने वाले का
मार खाई, आपका नाम लिया है और आपने मान लिया है? रमाकांत की कॉन्स्टिट्यूएंसी उससे नाखुश है और इसलिए सिंपैथी बटोरने के लिए उसने एक गेम खेला है। इतनी बात समझ में नहीं आ रही है? मुझे बता रहा है सिर्फ भाषण करने को मिले। अच्छा, भाषण? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो ब्लास्ट मैंने करवाया था? कोई फोन कॉल, पैसों का ट्रांजैक्शन? बस उस बॉम्ब बनाने वाले ने मेरा नाम ले लिया और आगे मुंह उठाकर मुझे पकड़ने के लिए। आपको भी अच्छी तरह से पता है ये सारे काम कैश में होते हैं। जंगल राज जो ठहरा, जबान संभाल कर बात कर इंस्पेक्टर। सबूत लेकर आ, फिर बोल। मैं तो ऐसी जगह पे ट्रांसफर कराऊंगा तो जंगल से बाहर नहीं आ पाएगा। तो निकल यहां से। इंस्पेक्टर साहब, सॉरी। देखिए, इस तरह का घमंड भरा बर्ताव हम रोज ही देखते हैं, लेकिन आप यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं, ये आपकी इमेज के लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ कई कंप्लेन है हमारे पास। इंस्पेक्टर, गुंडा उन्होंने तो कर लिया अरेस्ट मुझे। हिम्मत! अरे चमचे हो तुम लोग रमाकांत के। शांत रहा थोड़ी। आप लोग चले जाइए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। शांत हो। मामी, मामी मैं क्या सुन रहा हूँ कि मामी क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मुझसे अब नहीं होता, मुझे नहीं जीनी है जिंदगी। मेरे बाद ये सब कुछ तुझे ही संभालना। मामी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आप चिंता मत कीजिए। अरे मेरी बात तो सुन। क्या कर रहे हो? तेरे को मेरी बीवी मिली थी हाथ साफ करने के लिए? बकवास बंद कीजिए। कितनी गंदी सोच है आपकी। लेकिन अगर मामी को कुछ हुआ ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जिन लोगों ने बम ब्लास्ट करवाया था, पुलिस ने तो उनको पकड़ लिया, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी पकड़ा नहीं गया। और कोई तेरे मामा पे शक कर रहा है, वो भी बिना उसका नाम लिया। अच्छा, मामा जी का कहना है कि ये ब्लास्ट उन्होंने नहीं करा और हमारा जिंदा इस बात का बहुत दुख है। तो इस ब्लास्ट में तेरा तो लेना देना नहीं है ना? ये जो बोल रहा है बोल दे। एक बात कृष्णा अंकुल का नहीं, उसकी गुंडागर्दी, घमंड, ये सब खत्म करने का बड़ा मन है। तो अगर देखना चाहे तो आज की कहानी सोच करो। अगर मामा ने मामी के साथ गलत बर्ताव करना बंद नहीं किया ना तो एक दिन उसे नहीं मार दूंगा। संगीत में तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ? अच्छा, ये कौन सी फाइल है? ये मैंने पढ़ी है, तो हमेशा की तरह चुपचाप साइन कर लो इसके ऊपर। क्या काम है? वो मैडम को सम्मानित करना था। हाँ, मैडम अंदर। कौन हो तुम लोग? और अंदर कैसे आ गए? बबलू! बबलू! सब अंदर गोली चलिए साहब।
चेक करो। सर ये तो मर चुका है। शरीर जिंदा है। कड़े एम्बुलेंस फोन करो। सर तुम्हें 3 गोलियां लगी। गोली मारी गई। सर मेरे की शाम बुलेट चल। इन्हें एविडेंस बैग में डालो और जरा आसपास चेक करो। जी सर। सर ये देखिए ब्लड स्पॉट्स। सर बुलेट चल गई। ये सारे ब्लड स्टेन्स बाहर की तरफ गए। लगता है कातिल और जिसको गोली लगी वो यहीं से भाग गया। चेक करो। जी सर। सर मुझे लगता है कि ये शूट आउट कृष्णकांत जी के लिए हुआ था, लेकिन सपना जी शिकार हो गई। सर ये कृष्णकांत जी का फोन है और ये देखिए चाय का कप भी आधा भरा है। हो सकता है कि कृष्णकांत जी यहाँ बैठे हैं, शूटर ने वहां से इनके ऊपर फायर किया और सपना जी बीच में आ गई। पॉसिबिलिटी जो है जब भी गोली चली तुमने देखा था किसने चला? सब 2 लोग आए थे मैडम को सम्मानित करने के लिए। क्या काम है? वो मैडम को सम्मानित करना था। हाँ मैडम अंदर। रोज इतने सारे लोग आते हैं सर, मैं ठीक से देख नहीं पाया सर। जब ये शूट आउट हुआ घर में कौन कौन था? भाऊ, मैडम और अनिकेत। अनिकेत कहाँ है? साहब उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा। ठीक है, जब ये शूट आउट हुआ ये अनिकेत यहीं पर था लेकिन अभी गायब है। हमें एक बुलेट शेल वहां पर मिला और ब्लड स्टेन्स भी। फिर भी ऐसा लगता है कि वो 5वीं गोली उस अनिकेत को लगी है और वो भी वहां। उसके बाद वो अनिकेत वहां से भागा और उसके पीछे पीछे शूटर्स हुए। काम करो, जरा उसका फोन ट्रैकिंग पे डालो, सारे हॉस्पिटल चेक करो और उसके घर पर भी नजर रखो। और मुझे केस पॉलिटिकल राइवल नहीं का लग रहा है। इनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल राइवल वो रमाकांत है। सर रमाकांत से पूछताछ करनी पड़ेगी। जी सर, मैं अनिकेत की पत्नी हूँ। अनिकेत घर पर नहीं है। सबसे मैंने शूट आउट के बारे में सुना है, तब से उसे फोन लगा रही हूँ और उसका फोन बंद है। तुम्हें कोई अंदाजा है कहाँ हो सकता है? नहीं सर, कुछ पता नहीं। तुम्हारे पति अनिकेत की विष्णुकांत के साथ कोई अनबन थी या कोई झगड़ा हुआ? देखो तुम चाहती हो ना कि हम तुम्हारे पति अनिकेत को ढूंढ लें? देखो तुम्हें जो कुछ भी पता है साफ साफ बोलो, वरना ये पूछताछ थाने चल कर हो सकती है। सर अनिकेत तो कृष्णकांत भाई से हमेशा ही ईमानदार और वफादार रहा है, पर कृष्णकांत भाई उस पर हमेशा शक करते थे कि वो चोरी करता है। कई बार उन्होंने उसकी बेइज्जती भी की थी और हाथ तक उठाया था। और उस दिन तो एक काम करा, अंदर जाओ, जो भी कीमती चीज होगी और इनकी औकात की बाहर की होगी ना सब लेके आओ। जाओ अंदर, जाओ ढूंढो। भाई ने हमारे घर में घुसकर हमारी तलाशी ली कि कहीं हम ऐशोआराम में जी तो नहीं रहे, पर हमें हमारे घर से कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए अनिकेत ने हमें शूट कर दिया। नहीं सर, अनिकेत ऐसा कर ही नहीं सकता। कृष्णकांत भाई तो हमारे लिए माए बाप जैसे थे। ये जरूर उस रमाकांत दीक्षित का काम हो सकता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रमाकांत ने सब किया हो? क्योंकि सर 11 साल पहले सपना जी ने रमाकांत जी से शादी तोड़कर कृष्णकांत भाई से शादी कर दी थी और ये खबर सब जगह पर फैल चुकी थी और इसी वजह से रमाकांत जी की बहुत बेइज्जती हुई थी। सपना ने आपको धोखा देकर कृष्णकांत से शादी कर ली थी, तो आपने बदला लेने के लिए पूरी
फैमिली पे शूट आउट ही करा दिया। ये क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? क्या आपको लगता है मैं 11 साल रुकता इस शूट आउट के लिए? सपना को उसके कर्मों का फल मिला, ये धोखा देने की सजा। और आप ये छोड़िए, मुझे ये बताइए कृष्णकांत का क्या हाल है? काफी सीरियस है। सपना की जगह कृष्णकांत मरा होता तो अच्छा होता। आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये शूट आउट आपने ही कहा। इंस्पेक्टर साहब, अटैक हमने नहीं करा, कृष्णकांत ने हम पर अटैक करा, वो भी एक नहीं दो बार। पहले तो बॉम्ब ब्लास्ट करा जिसकी तहकीकात आप लोग नहीं कर पाए, और दूसरे तो फिर आपने कृष्णकांत के खिलाफ इस शूट आउट की कंप्लेंट क्यों नहीं कराई? कोई फायदा होता तो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भी वो फ्री घूम रहा है। जब सपना ने कृष्णकांत से शादी कर ही ली थी तो फिर उसके पास क्या मोटिव था कि वो आपकी जान ले? क्योंकि पार्टी ने हमें एमएलए का टिकट दिया था और उसकी बेटी को कॉर्पोरेटर का, और ये बात जब जाहिर है तो कृष्णकांत एमएलए बनना चाहता है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप आपका और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप जाके उस रत्ना और उसका वो भाई मनोज, उससे बात करें। रत्ना, मनोज, इन दोनों का इससे क्या कनेक्शन है? देखिए, हमने आपको बात बताकर सोशल ड्यूटी निभाई है। अब उनका क्या कनेक्शन है, कैसा है, कहां से है, ये ढूंढना आपका काम है। इस रमाकांत के कॉल रिकॉर्ड से कर हो सकता है इसी ने छुपा दी और जल्दी से रत्ना मनोज उससे पूछताछ करो। हेलो, अच्छा, इस उर्वशी का एड्रेस भेजो। सर, वो रमाकांत और कृष्णकांत के बीच सिर्फ सपना कॉमन कड़ी नहीं थी, और एक लड़की उर्वशी जो दोनों के बीच कॉमन है, और इसी लड़की की वजह से दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। उर्वशी, रमाकांत के लिए तुमने कृष्णकांत से अपने नाजायज रिश्ते खत्म कर लिए थे, जिस बात से नाराज होकर कृष्णकांत ने तुम्हें सबक सिखाने की धमकी दी थी। इससे पहले वो कुछ करता था, तुमने कृष्णकांत को मारने का ही प्लान बना लिया। सर, मुझे तो बहुत पहले आपके पास आ जाना चाहिए था, सपना और कृष्णकांत के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। कृष्णकांत तो ठीक है, लेकिन सपना के खिलाफ क्यों? सर, सपना कुछ दिन पहले मेरे घर पे आई थी। वो पति से दूर रह, समझी? चल, मैं तो दूर रहूंगी, पर वो घुटनों के बल मेरे पीछे पीछे आएगा। पता है क्यों? क्योंकि तू ठंडी है रे। बाजारू औरत के अलावा तो कुछ भी नहीं है। चल, मान लिया, कुछ भी नहीं। और तू तो कॉर्पोरेटर है, तब भी तुझसे तेरा पति कंट्रोल नहीं होता ना। तेरी सस्ती खूबसूरती को ऐसा दिखा दूंगा कोई दिखाई भी नहीं मुझे, समझे? सर, उसने मुझे बाजारों कहा, बल्कि पूरा शहर जानता है कि सपना और रघुवीर के बीच में क्या चल रहा है। इस उर्वशी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, ये कितना भी रोध हो ले, इसके पास भी मोटिव तो है सब। और इस रघुवीर की डिटेल्स निकालो। अगर ये उर्वशी सच बोल रही है तो शूट आउट की टारगेट सपना थी, तो कृष्णकांत नहीं। और सानिकेत का कुछ पता चला? नहीं सर। ठीक है, शाम तक रिपोर्ट भेज दीजिए। सर, सपना जी की पीएम रिपोर्ट आ गई है सर। उनकी मौत 3 गोली और इंटरनल ट्रोमा की वजह से हुई है। सर, उनकी बॉडी में जो बुलेट्स और क्राइम स्पॉट पर जो बुलेट शेल मिले थे, दोनों की बैलिस्टिक रिपोर्ट मैच होती है। सर, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स सब जगह चेक किया, अनिकेत के घर पे भी नजर रखी हुई है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा। अच्छा, किसी हॉस्पिटल में भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है अनिकेत को गोली लगी ही ना हो, लेकिन वो हॉल के पीछे वाले रास्ते पर ब्लड स्टेन किसके थे? तुमने अनिकेत का फोन ट्रैकिंग पे डाला? सर, उसका फोन सपना जी के घर से 2 गली छोड़ के ही बंद हो गया था। सर, सपना जी घर पर काम करने वाला बबलू रघुवीर के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। साहब, मैंने मेरी आंखों से देखा था साहब। आप बहुत बहादुर हो मामी, मगर ये कब तक चलेगा? जब तक मैं हूँ आप अकेली नहीं। और प्लीज अपनी $1 मिलियन से न दिखाइए। तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? कृष्णकांत भाई को पहले से ही दोनों पे शक था, इसलिए भाऊ ने मुझे उन दोनों पे नजर रखने के लिए कहा। लेकिन एक दिन भाऊ ने दोनों को पकड़ लिया।
तुम्हारी पूरी बात क्या कर रहे हो? देखो मेरी बीवी मेरी को हाथ साफ करेगी नहीं, मामी को कुछ हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि रघुवीर ने कृष्णकांत और सपना पे गोली चलवाई? हाँ, हो सकता है साहब, लेकिन ये रघुवीर सपना पे गोली क्यों चलवाएगा? वो तो उससे प्यार करता था ना। वो तो पता नहीं साहब, लेकिन भाऊ रघुवीर और उनकी बहन प्रमीला, इनके बीच प्रॉपर्टी को लेकर एक केस चल रहा था साहब, बहुत टाइम से। शायद हो सकता है रघुवीर ने इसी बात का बदला लिया। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मामी और मेरे बीच में अफेयर, जायदाद के लिए उन दोनों का खून, आप लोग ऐसी मनगढ़ंत कहानियां कहां से बनाते? तो तुम्हारा कहना यह है कि तुम्हारे मन में अपनी मामी सपना के लिए कोई प्यार नहीं? हमारा रिश्ता वही था जो मामी और एक भांजे का होता है। मां समान थी वो मेरी। ठीक है, मान लेते तुम्हारी बात। तुम हमेशा अपनी मामी सपना के साथ रहते थे 24 घंटे, लेकिन जिस दिन शूट आउट हुआ 12 तारीख को, ठीक उसी दिन गायब हो गए। क्या? वो उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, मैंने रघुवीर से कहा था मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। जब हम घर वापस लौटे तो पता चला कि सपना के ऊपर हमला हुआ है। हमने सुना है आपका अपने भाई के साथ झगड़ा चलता। वो हमारे पिताजी ने गुजर जाने के पहले जायदाद का बंटवारा नहीं किया था, और कृष्णा दादा भी धीरे धीरे मेरे हिस्से की जायदाद भी हड़पने लगे थे। तभी तो हमने उन पे कोर्ट में केस भी डाला हुआ है। आपने अपने भाई के खिलाफ कोर्ट में केस डाला हुआ है, फिर भी आपका बेटा उसके यहाँ काम करता है, क्यों? कितनी बार कहा इससे कि कृष्णा को छोड़ दे, लेकिन ये सुनता ही नहीं मेरा। आपने इसे इसलिए वहां रखा है क्योंकि हमेशा हमारे भाई के पास रहे, और जैसे ही मौका मिले उसे रास्ते से हटा दे। क्या कह रहे हैं आप? वो मेरे दादा हैं, और अगर यही करना होता तो इतने साल हम कोर्ट कचहरी क्यों करते? और तो अब ऐसा हो गया है कि उस जमीन से भी कोई लगाव नहीं रहा हमारा, बस मेरा दादा बच जाए। कृष्णकांत को सपना और रघुवीर के रिश्ते पर शक था, तो इस बात की पूरी संभावना है कि ये शूट आउट कृष्णकांत ने ही कराया हो। लेकिन इस शूट आउट में गोली उसको भी लगी है, और हो सकता है कि ये काम अनिकेत ने किया, इसलिए अंडरग्राउंड है। हो सकता है वो गोली अनिकेत को लगी हो, और उसका घाव इतना सीरियस ना हो कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत पड़े, इसलिए वो अंडरग्राउंड है। सर सोर्सेज से पता चला उर्वशी का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पे हाल फिलहाल में लीक हुआ है। लोगों का कहना है कि कृष्णकांत उसे वापस पाना चाहता था, इसलिए उसने ये वीडियो लीक किया था। उर्वशी? सर एक एंगल ये भी हो सकता है कि उर्वशी ने कृष्णकांत जी पे हमला किया और सपना भी मार दिया। हाँ, लेकिन ये एक्चुअल में शूट आउट किसने कराया, उसके लिए दोनों शूटर्स का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। जल्दी पकड़े जाएंगे सर, मैंने खबरियों को ऑलरेडी काम पे लगा रखा है। सर, कुंती नगर के पुराने घर से बदबू आने की शिकायत लोगों ने की है। साफ मैंने फोन किया था आपको, यहाँ से बहुत दिनों से बदबू आ रही है। दरवाजा बंद करो, दो दरवाजा जरा चेक करो। सर बॉडी चेक करो। तो हम किए थे, ज्यादा खून बहने की वजह से इसकी मौत हुई है। क्योंकि 5वीं गोली थी वो ऋषि को मिली है, ये कंफर्म है। बैलिस्टिक को बोलो जल्दी चलने रिपोर्ट को, इसकी जगह वगैरह चेक करो, कुछ मिलता है। ये देखिए मामा जी, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस 4, और आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कई सारे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अरे वाह, तो बढ़िया। मनोज पाटिल, हाँ 12 अगस्त जिस दिन सपना जी के यहाँ शूट आउट हुआ था, तुमने अनिकेत को इतने सारे कॉल क्यों किए थे? क्योंकि मैं उसे ढूंढ रहा था। सपना और कृष्णा पे जो अटैक हुआ था ना, उसके बाद वो बच के निकल के भाग गया। मैंने सोचा उसे ढूंढ कर मार दूं। कुछ दिन पहले मुझ पर भी अटैक किया था उसने। ये अनिकेत ने तुम पर अटैक क्यों किया था? उसकी हाईकमांड ने कंप्लेंट कर दी थी मैंने।
पूरा करने के बजाय हफ्ता वसूलते हैं। इसका मतलब सपना की कतल में तेरा हाथ था? बोल ना, काय बोलता थे? नहीं ताई, मैं काइज के लिए नहीं हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता चल जाएगा। रस चल, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं किया मैंने। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, वो सिर्फ झूठ बोलता है, उसको अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर समझता ही नहीं है वो। बेचारी सपना बहुत अच्छी थी वो। सर मैंने तो मनोज के बारे में उससे बात भी की थी। मनोज बहुत झूठ बोलता है, बात बात पे गुस्सा करता है, उसे समझना चाहिए ना। मेरे बात सब उसी को तो संभालना है। हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन सोल्यूशन क्या है उसका? वो तो आपकी एक बात नहीं सुनता। तुम रघुवीर से बात करो ना, वो दोनों अच्छे दोस्त है, शायद वो रघुवीर की बात मान जाए। ठीक है। कदम, इस रमाकांत के पास भी तो गन है ना, और उस गन में सेम कैलिबर की बुलेट इस्तेमाल होती है जैसी कि सपना और कृष्णकांत के शूट आउट में हुई थी। और रमाकांत के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव भी है। जी सर, रमाकांत ने उसकी गन बैलिस्टिक एग्जामिनेशन के लिए की है। मुझे देख के लगता तो नहीं कि वो गन हाल फिलहाल में यूज हुई होगी। बैलिस्टिक के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सर मुझे मनोज पे शक है, मनोज का भी हाथ हो सकता है शूट आउट में। सर खबर मिली है कि गज्जू और दिनेश नाम के दो एक्स्ट्री शीटर 12 अगस्त से ही गायब है और दोनों के फोन भी स्विच ऑफ है। ट्रैक करो दोनों को। अरे मनोज का कोई कनेक्शन मिला था? नहीं सर, फिलहाल तो मनोज का इस शूट आउट से कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन कदम को लगता है कि मनोज का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो तुम खोजना जारी रखो। ठीक है सर अनिकेत की बैलिस्टिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत का कारण एक्सेसिव ब्लड लॉस है, जो बुलेट लगने की वजह से हुई। रिपोर्ट के हिसाब से अनिकेत, सपना और कृष्णकांत को जो गोली लगी है वो सेम गन से चली। इसका मतलब सर वो पांचवी गोली अनिकेत को ही लगी थी और घायल हालत में वो उस पुराने घर में गया, तो कमजोरी की वजह से घर से बाहर नहीं आ पाया और उसकी मौत हो गई। बबलू ने तो शूट आउट में कुछ देखा नहीं था, तो कृष्णकांत को एक बार होश आ जाए तो पता चले कि एक्चुअल में क्या हुआ था। क्या हुआ? सर कृष्णकांत जी की मौत हो गई। पुलिस के पास एक आखिरी सहारा था, एक ऐसा आई विटनेस जो पुलिस को शूट आउट के डिटेल्स दे सके, लेकिन कृष्णकांत के मरने के बाद पुलिस की वो उम्मीद भी खत्म हो गई। किसी और सस्पेक्ट से भी पुलिस को कोई पुख्ता जानकारी हाथ नहीं लगी। कहते हैं विक्टिम की आत्मा न्याय के लिए पुकारती है, और कभी कभी ये आवाज दुनिया तक पहुंच भी जाती है। 1 साल बाद इस केस के बारे में कुछ ऐसा ही हुआ। सपना और कृष्णकांत का मर्डर, अब ये रत्ना, इसकी मौत। पॉलिटिक्स में हर एक किसी को रास नहीं आती है। सर ये सुसाइड नहीं कर रहा होगा। मनोज का नाम कृष्णकांत और सपना की मर्डर में आ जाने के बाद से एएसआई कदम ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। क्या नाम था? एएसआई कदम। वो उनसे अक्सर पैसे वसूलता था। मेरी बेटी अंजलि 2 दिन पहले ही शहर से लौटी थी। आज जब उसने मेरी अंजलि को देखा तो वो बहक गया और उसने अंजलि का रेप कर दिया। मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं अब अपनी बेटी से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी, इसलिए मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ। रत्ना देशपांडे। अंजलि संभालो अपने आप। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो मुझे बता दो। मनोज, तुम्हें कुछ पता है?
गोदाम से सतरा गया था, तो फिर मैं वापस लौटा तो अंजलि, देखो जो भी तुम्हारे साथ या तुम्हारी मम्मी के साथ हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि जिसने भी ये सब कुछ किया है उस कल्प्रिट को सजा जरूर मिले, लेकिन उसके लिए तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, प्लीज। 10 बजे के सड़क में चार्जर लेने के लिए नीचे उतरी। इस महीने में पहले भी मैं बहुत सारी पैसे दे चुकी हूँ। मेरे पास कुछ है नहीं तुम्हें देने के लिए। क्या? आई? वो चार्जर कहाँ रखा आपने? मिल ही नहीं रहा मुझे। तो गले का कहाँ जा रहा है? बच्चे हैं नहीं मनोज, कदम क्यों किया ये सब तूने? क्यों भूल गया ये वर्दी तूने क्यों पहनी थी? फिर तूने अपने ही सर्विसा नहीं किया है, पूरे डिपार्टमेंट की नाक कटाई है। सर मुझे फंसाया जा रहा है सर, ना ही मैंने वो रत्ना को ब्लैकमेल किया है, ना ही उसकी बेटी को हाथ लगा। 16 साल हो गए मुझे पुलिस की सर्विस में, गुनहगार की आंखों में देखकर बता दूंगा कि गुनहगार है या बेगुनाह। और तेरे मामले में सबूत का इंतजार कर रहा हूं, फिर तेरी चार्जशीट फाइल करूंगा। सोचने वाली बात यह है कि रत्ना कदम को पैसे देने के लिए कैसे तैयार हो गई। इसका मतलब साफ है कि इस कदम के पास मनोज के खिलाफ कोई ना कोई पुख्ता सबूत जरूर है, वो कदम हमें नहीं बता रहा है। चलो अपने खबरों पे एक्टिवेट करो और पता करो कि कदम के पास ऐसा क्या सबूत है, उसने कहीं ना कहीं जरूर कुछ उगला होगा। जी सर, मैं प्रेशर समझ रहा हूं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर 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 खबर मिली है कि इस कदम ने पास के गांव में सुपारी लेकर एक मर्डर किया है, और ऐसे ही कई काम वो रमाकांत के लिए कर चुका है। तो फिर हो सकता है कि रमाकांत ने कदम को ही सपना के मारने की सुपारी दी हो, क्योंकि सपना ने रमाकांत को धोखा जो दिया था। हो सकता है सर, लेकिन रमाकांत इस बात से अभी तक इनकार कर रहा है। हमारे पास भी रमाकांत के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, और उसकी गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। कोई ना कोई तो ऐसी कड़ी होगी जो इस रमाकांत और कदम को जोड़े। 12 अगस्त को तो मैं छुट्टी पे था सर, मेरी शादी की सालगिरह थी, और उसी छुट्टी का फायदा उठाकर तूने 2 शूटर्स को सपना का मर्डर करने के लिए भेज दिया। अब ये बता वो गन कहां से ली? क्योंकि हमें पता है वो तो सर्विस गन तो नहीं थी। सर आप जबरदस्ती मुझसे कुछ भी कबूल नहीं करवा सकते। सर अंजलि की मेडिकल रिपोर्ट। सर अंजलि की बॉडी पे जो सीमेंट केसेस मिला वो कदम के सीमेंट से मैच करती है। सबूत चाहिए था ना, ये रहा सबूत। अंजलि का रेप तूने किया है। आखिरकार एएसआई कदम ने अंजलि के रेप के जुर्म को कबूल किया। उसके पास मनोज के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, फिर भी वो रत्ना को ब्लैकमेल कर रहा था। एएसआई कदम ने यह भी कबूला कि उसने रमाकांत के लिए ऐसे कई गंदे काम किए हैं, लेकिन उसने सपना को मारने की बात को कभी नहीं स्वीकारा। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि सपना कृष्णकांत और अनिकेत का कातिल कौन है। रघुवीर के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव था, लेकिन पुलिस के पास रघुवीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, और तब पुलिस को दिनेश और गज्जू के बारे में जानकारी हाथ लगी। गज्जू मनोज ने अपन को पैसे दिए थे साहब तो गन खरीदने के लिए, ताकि अपन सपना को ठोक सके साहब। मैं भाग रहा था साहब, तभी वो अनिकेत दिखाई दिया, तो सब उसको भी गोली मारना पड़ा साहब। सपना को मरवाने की मुझे भी सुपारी मिली थी, इसलिए मैंने दिनेश को और गज्जू को काम पे लगा दिया। किसने दी थी सुपारी?
की सुपारी बनी मुझको, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि 40 साल की शादीशुदा औरत मेरे जवान बच्चे पर डोरे डाले और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। मानू, थैंक यू सो मच। आपने तो मेरे सर पे से बोझ हल्का कर दिया। लव यू फॉर इट। कृष्णा दादा इस बारे में मुझे अंदेशा देते थे जब भी मिलते थे। जवान बेटे को ज्यादा दिन तक कुंवारा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो सांड की तरह दूसरों की फसल उखाड़ना शुरू कर देता है। सांड को खूंटे से बांध लो, जल्द से जल्द। तभी मैंने सोच लिया था कि ये कहानी खत्म मैं करूंगी। कृष्ण दादा को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। उनके खिलाफ चार्जशीट बना। कभी कभी न्याय मिलने में समय लगता है, लेकिन न्याय अपराधियों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाता है। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होती है। रिश्तों में शक को पालने के बजाय बात करना सीखें। बात करना किसी भी प्रॉब्लम का बेसिक सोल्यूशन होता है। आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। देखते रहे क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। देखिए सर, ये सब क्लियर है सर। ये मैं ऑलरेडी स्टडी कर चुका हूँ मनोज जी। ये जो टैक्स बचाने के चक्कर में आपने अनऑथराइज्ड क्लेम्स और इलीगल ट्रांजैक्शंस किए ना, ये सरकार की नजर में बहुत बड़ा क्राइम है। आप जानते हैं इसकी सजा 10 साल तक की जेल और 20 लाख रुपए जुर्माना है। अब इंक्वायरी बंद करने के लिए मैंने मेरे सीनियर्स को 10 लाख रुपए में कन्विंस किया है। थैंक यू कुलकर्णी सर। पैसों के लिए मैंने अपना ये घर गिरवी रखा है। कुछ दिन और ठहर जाइए, आपका काम हो जाएगा। आप एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के इतने बड़े अफसर हो, कुछ और मुहूर्त दीजिए ना प्लीज। मैं बात करता हूँ मेरे सीनियर से, और अभी तो बात कीजिए आपके पार्टनर से, परेश जी ना। हाँ, चाह क्यों नहीं ना। मनोज जी, आपकी बेटी वैष्णवी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। बहुत खूबसूरत है वो अपने दोस्त के घर पर गई है, कल आ जाइए। सॉरी टू से मनोज जी, पर आपको बिजनेस करना नहीं आता। याद रखिए, प्रॉफिट और लॉस के बीच में, बिल्कुल बीच में एक बहुत ही थिन लाइन होती है जिसे कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। खैर, आपकी ये चाय तो मैं बाद में पी लूंगा। थैंक यू। परेश फोन क्यों नहीं उठा रहे? नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में। किसी ने सच ही कहा है, किसी भी देश की तरक्की, अस्मिता उस देश में रहने वाली नारी की स्थिति से नापी जाती है। आज हम एक ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस लाए हैं जो रिश्ते और विश्वास की परिभाषा के बिल्कुल विरुद्ध है। एक ऐसा घिनौना सच जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सिंधुदुर्ग के सावंत नगर में वैष्णवी गायकर रहती थी। उसके सपने बड़े और उम्मीदों से भरे थे। आखिर क्या हुआ था उस मासूम लड़की के साथ, जिसके लिए उसे मौत से भी बदतर सजा दी जा रही थी? मुझे मुंबई में जॉब मिली है। मल्होत्रा डिजाइनर्स के यहाँ, मुंबई की बहुत बड़ी डिजाइनर कंपनी है। आई एम सो हैप्पी। बाबा नहीं मानेंगे। भाई आप मना लेना ना बाबा को, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। तू जानती है ना बाबा को। आप रुको, बाबा को आने दो, मैं मनाती हूँ। लगता है बाबा आ गए। आज भेज देंगे आज। थैंक यू। बाबा, मुझे मुंबई में जॉब मिली है।
हफ्ते भर में निकलना होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात। कोई अच्छी बात नहीं है, मना कर दे उनको। देख, तू अकेली मुंबई नहीं जाएगी, और अगर तेरे को मुंबई जाना है तो तेरे लिए मैं मुंबई का लड़का ढूंढता हूँ, शादी कर ले और फिर मुंबई चली जाना। तो बाबा कैसी बात कर रहा है मनोज? बच्ची जिंदगी में आगे बढ़ रही है और तू उसके पैरों में शादी की बेड़ियां बांध रहा है। परेश, तुला माहिती राहुल और भाऊजी ये नहीं समझेंगे। खानदान परंपरा यही नजर आता है इनको। हाँ, नजर आता है, इसलिए तो मुझे अपनी मर्यादा पता है, और हर एक को अपनी मर्यादा का पता होना जरूरी है। तुझे मुंबई जाना है, शादी कर ले और फिर आराम से मुंबई चली जाना। दैट्स फाइनल। बाबा तुम्हें कल ही मेरे बाबा से शादी की बात करने के लिए आना होगा। कल? इतनी जल्दी? वक्त नहीं है हमारे पास। बाबा मेरी शादी कहीं और तय कर दें, इससे बेहतर है तुम ही आ जाओ शादी की बात करने। अरे वैष्णवी, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस सिर्फ दादा को मनाना पड़ेगा। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी हाजिर है। वैष्णवी, अरे वाह, इतना सज धज के कहाँ जा रही है? कहीं जा नहीं रही हूँ, ऋषि आ रहा है अपने भाई के साथ घर पे शादी की बात करने के लिए, उसी का वेट कर रही हूँ। विपिन, हम दोनों ना दोस्त हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं। ये प्यार व्यार के चक्कर में ना हमारी दोस्ती मत खराब कर। हाँ, ज्यादा लेक्चर मत दे। ऑल द बेस्ट। लेट तो नहीं हुआ मैं? नहीं, चलिए अंदर चलिए। मनोज बाबू, परेश बाबू, पहले हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। वैसे मेरा भाई ग्रेजुएट है, एड एजेंसी में काम करता है, अच्छा खासा कमा लेता है। खुश रखेगा आपके बेटी को। सीधा साधा है मेरा भाई। सीधा साधा? तो तुम्हारा ये सीधा साधा भाई पड़ोस में रहने वाली कॉलगल योगिता के पास क्या कर रहा था? हरीश, क्या बोल रहे तुम? क्या बोल रहे हो काका? दिखाता हूं। ये कौन है? तू ही है ना? देख ले, तुम्हारा सज्जन भाई। बगा ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? अरे योगा योग साला, 4 महीने पहले तुम सब लोग शिरडी गए थे। उस वक्त सावंतवाड़ी में मेरी मीटिंग तय हुई थी, तो मैं तुम्हारी बाइक लेने के लिए यहाँ आया था, तब इसको देखा था मैंने। फिर जब कल इन दोनों को साथ में देखा ना मैंने, तब इसको मैं पहचान लिया। आज सुबह उस योगिता के पास मैं गया था, उसी ने ये फोटो मुझे दी है। सुन, एक लड़का है ऋषि कोलवनकर, क्या तू जानती है उसे? यही ना, ये तो अक्सर आता है मेरे यहाँ, बहुत पसंद है मुझे। वैष्णवी, वैष्णवी मेरी बात सुन। निकल! वैष्णवी, तुम इतनी घड़ी में निकालो यहाँ से। वैष्णवी, वैष्णवी शांत हो जा, देखो गुस्से से बात बिगड़ जाएगी। बहुत आगे बढ़ानी नहीं है बाबा। सुना ना तूने? अब कुछ बचा नहीं है। ए अक्षय, इधर आ, बड़ा गुणगान गा रहा था ना इसका। तो सुन, रिश्तेदारी बराबर वालों में होती है, भिखारियों के साथ नहीं। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। जान से मार दूंगा मैं तुझे। यहाँ का मुझे जान से मुझे जान से मारेगा। अरे रुक जाओ। अरे दादा, अरे शांत हो दादा, शांत हो दादा। दादा दादा दादा, सॉरी, ये सब मेरी वजह से। रुक इधर ही रुक। पूरे गटर में वही की पैदाइश है ना तेरी। परेश काका बिल्कुल सही कहते हैं, मेल जोल हमेशा बराबरी वालों में होता है। चल तू निकल। तेरी तो चुपचाप बैठ।
वैसे तेरे हिस्से का आधा प्यार तो तेरा आशिक मुझे कर ही चुका है। अब तू और मैं बराबर। I'm so sorry काका, मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ा। अरे कुछ नहीं, उसकी बातों को तू दिल पे मत ले, वो कुछ नहीं करने वाला। जरा चेक करो, और तुम लोग जरा आसपास चेक करो, कुछ मिलता है क्या? सर, इसके सर पे काफी गहरी चोट है। मोबाइल, वॉलेट, सर पैन कार्ड, आधार कार्ड, परेश परचुरे, इसकी कंपनी का विजिटिंग कार्ड भी मिला है, विश्वास प्राइवेट लिमिटेड, और इसके पार्टनर का नाम भी लिखा है, मनोज गायकर। और वॉलेट में कुछ पैसे भी हैं। वॉलेट में पैसे भी हैं, फोन भी है, मतलब चोरी का मामला तो नहीं है। तो ये आदमी जंगल में क्या कर रहा था? सर वही बात तो समझ नहीं आ रही, लेकिन सर एक चीज तो कंफर्म है कि इसका मर्डर कहीं और हुआ है और उसको यहाँ लाके डंप किया गया है। हाँ हो सकता है, क्योंकि जमीन पर इतना खून भी नहीं बिक रहा है। शर्किन, फॉरेंसिक को बुलाओ और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। ठीक है सर। स्वाति, एम्बुलेंस को फोन करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। वक्त बहुत कम बचा है आपके पास मनोज जी। देखिए फिर क्या है ना, ये केस अगर मेरे हाथ से निकलकर मेरे सीनियर के पास चला गया ना, तो फिर मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी कोशिश आपकी बेटी वैष्णवी को भी करने दीजिए। क्या है, धंधे में एक दूसरे की मदद करना ही तरक्की का तरीका होता है। और आपकी बेटी वैष्णवी तो ये गलती दोबारा मत करना, वरना 10 लाख के 20 लाख देने पड़ेंगे। क्या क्या परेश का खून हो गया? अरे देवा, कैसे? परेश जी को आप कैसे जानते थे? अरे सर, वो मेरे भाई जैसा था। एक्चुअली हम दोनों की एक छोटी सी कंपनी है। हमारे एरिया के काफी सारे लोग दुबई में रहते हैं। वो वहां से पैसे भेजते हैं और हम उन पैसों को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके उनके घर वालों को देते हैं 2% कमीशन काट कर। हमने सुना है कि आप दोनों पार्टनर्स के बीच में कुछ अनबन चल रही। हाँ, छोटे मोटे प्रॉब्लम तो होते ही रहते हैं पार्टनर्स के बीच में, और उसकी वजह थी सर, एक्चुअली परेश को सट्टा खेलने की आदत थी और इसकी वजह से अकाउंट से काफी सारे पैसे उसने निकाले थे। बस उसकी वजह से बहुत नुकसान सहना पड़ता था। तो इस वजह से तुमने अपने पार्टनर की जान ले ली? सर मैंने परेश को नहीं मारा, आप विश्वास कीजिए सर। एक मिनट, हाँ पूजा बेटा, वैष्णवी को जल्दी घर भेज देना। क्या? लेकिन उसने तो कहा था वो तेरे घर जा रही है। ठीक है, तो भाई बेटा काय सांगशील का? वैष्णवी पूजा के घर में नहीं हुई। तो वैष्णवी को फोन लगाओ ना। फोन, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हुआ? ये वैष्णवी कौन है? वो मेरी बेटी है हमारी। क्या हुआ है, डिटेल में बताइए। वो कल ना सारे तो मैं पूजा के घर जा रही हूँ। हम दोनों को एक ही असाइनमेंट मिला है, उसे पूरा करना है। अच्छा, वो रात को लेट हो जाएगा तो मैं वहीं रुक जाऊंगी और सुबह 11 बजे तक वापस आ जाऊंगी। बाबा से पूछ। बाबा जाओ। ठीक है, अपना स्कूटर लेके जाना। तो वो तो खराब पड़ा है,
मैं रिक्शा से चली जाती हूँ, 50 मिनट की दूरी पर ही है उसका घर, मानिक नगर में। ठीक है, संभाल के जाना पर, ठीक है? होगा। सर अब पूजा के लिए कि वैष्णवी उसके घर पर गई नहीं। तो वैष्णवी किसी और फ्रेंड के घर पे चली गई होगी। नहीं सर, ये पक्का उसी का काम है। किसका? ऋषिकेश कोलवणकर। वो कौन? वो वैष्णवी से शादी करने के लिए आया था, लेकिन परेश को उसके चाल चलन के बारे में पता चल गया था, और ये सुनकर वैष्णवी से उसे रिश्ता तोड़ा था और शादी भी तोड़ी थी। अब तो वो चला गया था घर से, लेकिन 2 दिन के बाद सर, उसे जल्दी से पकड़िए सर, कहीं वो मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना कर बैठे सर। आप शांत हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। ये वैष्णवी का फोन नंबर और उसका फोटोग्राफ दीजिए। सर शिरके, इनकी कंपनी के अकाउंट्स, सारे बिजनेस रिकॉर्ड, सारे फोन्स, उनकी लोकेशन सब चेक करो। देखो, बिजनेस में कोई किसी का सगा नहीं होता, सब एक दूसरे से फायदे के लिए मतलब रखते हैं। इन दोनों की पूरी करनी चाहिए मुझे। ठीक है सर। वैसे इस वैष्णवी के केस का क्या करना है? आप कहें तो ऋषि को उठा लो। हाँ उठाओ। तो मुझे लगता है कि ये दोनों मियाँ भी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा है? एक तरफ तो कह रहे हैं कि इनकी बेटी वैष्णवी अपनी किसी पूजा नाम की फ्रेंड के साथ असाइनमेंट करने के लिए गई थी, और दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं कि उसे ऋषि ने गायब किया है। अब ये बताओ, इनकी बेटी वैष्णवी खुद घर पे बोल के गई थी वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ सारी रात रुकने के लिए जा रही है। क्यों? इसका एक ही मतलब निकलता है कि वो अपनी मर्जी से ऋषि के साथ भागी है। हो सकता है सर। सर, परेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 10 तारीख को करीब 3 से 4 बजे के बीच हुई। उसका सर दीवार पर पटक कर उसे मारा गया। सर, उसके सर पे सीमेंट और रेत के ट्रेस मिले हैं। इसका मतलब ये कंफर्म है कि परेश को कहीं और मारा गया और बाद में उसकी बॉडी को जंगल में ले जाकर डंप कर दिया गया। यस सर। सर, जैसे आपने कहा था, मैं ऋषि के घर गई थी। वहां मेरी बात उसके बड़े भाई अक्षय कोलवनकर से हुई। ऋषि तो गोवा गया है। क्यों? उसका वो एजेंसी का मीटिंग होता है, अक्सर जाया करता है। क्या मैडम, अपनी पूछताछ क्यों हो रही है? वैष्णवी अपने घर नहीं गई है 2 दिन से। वैसे मेरे भाई का उसके साथ कोई बातचीत नहीं होती है, हमारा कोई वास्ता नहीं है भाई से। ऋषि का नंबर में? हाँ, 9821। सर, मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है। शायद आपका शक सही है, ऋषि और वैष्णवी साथ में भागे हैं। इस ऋषि का फोन सर्विलेंस पे डालो। अगर ये गोवा कंपनी के काम से गया होता तो उसका फोन स्विच ऑफ क्यों होता? उसकी कंपनी में जाकर जरा पता करो। सर, परेश की कॉल रिकॉर्ड। सर, इसका फोन नाना साहब चौक के पास ही आके बंद हुआ था, और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जंगल में इसकी बॉडी मिली। शिव, एक काम करो, नाना साहब चौक का जो सीसीटीवी है उसकी फुटेज चेक करो 10 तारीख को 1 बजे से 4 बजे के बीच की। देखो सीसीटीवी फुटेज में परेश के साथ कोई और दिखाई देता है क्या? ठीक है सर। सर, एक और बात, ये परेश और मनोज की विश्वास प्राइवेट लिमिटेड के बैंक स्टेटमेंट। सर, कमाल की बात है कि इस कंपनी में 4 महीने से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, और जब मैंने इस कंपनी के रेगुलर कस्टमर से बात की तो उन्होंने भी इस कंपनी के बारे में कुछ अजीब बात नहीं कही। लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड चेक किए तो सर पता चला कि मनोज और परेश के खिलाफ आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में फ्रॉड का केस फाइल हुआ था। किसने फाइल किया था? सर, अक्षय ने, ऋषि का बड़ा भाई। और सर, ये अक्षय एक 3 स्टार होटल में एडमिन में काम करता है। अब क्या हुआ सर? परेश परचूरे को जानते हो? मैं कैसे भूल सकता हूँ सर। परेश भाऊ और मनोज भाऊ, उन्होंने 1 साल पहले मेरे 3 लाख रुपए डुबाए। कैसे? सर, मैं पहले दुबई में काम किया करता था, तब मैं विश्वास प्राइवेट कंपनी के थ्रू घर पे पैसे भेज दिया करता था। तब वो 2% कमीशन लिया करते थे सर। फिर मेरी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुई, मैं घर पे वापस आया। फिर मैंने कैलकुलेशन की सर, उन्होंने 3% से कमीशन लिया था। 3 साल 1% ज्यादा, मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके 3 लाख रुपए हो गए थे सर। मैं उनसे बात करने के लिए उनके घर पे चला गया। तेरा कोई पैसा नहीं है हमारे पास। देखो परेश भाऊ, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे मेरा पैसा दे दो प्लीज। कौन सा पैसा?
तेरी जॉब जाने का फ्रस्ट्रेशन यहाँ आके मत निकाल। चल चल निकल यहाँ से। परेश बाबू देखो, आज में रहो आप, ये सब मुझे भी आता है। क्या कर लेगा तू? अरे क्या कर लेगा? गली का कुत्ता है, कुत्ता सर तब मैंने आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवाई थी, लेकिन उसका आगे कुछ हुआ नहीं। ये मनोज और परेश ने तेरे पैसे डुबाए, तो तूने परेश को रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, वो तो 1 साल पहले की बात है। मेरी अच्छी खासी जॉब चल रही है सर यहाँ पे। एक बात बता, तुम लोगों में इतनी कहा सुनी हुई है, फिर भी तू मनोज की बेटी वैष्णवी का हाथ मांगने गया तेरे भाई के लिए। सर मैं जितनी नफरत उनसे करता हूँ ना, उससे कई ज्यादा प्यार मेरे भाई से करता हूँ सर। उसकी खुशी के लिए मैंने मेरा मन बदल दिया सर, लेकिन उन लोगों का नहीं बदला। रिश्तेदारी बराबर वालों में होती है, भिखारियों के साथ नहीं। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू, मैं जान से मार दूंगा देखो। मतलब तेरे भाई के बाद भी मर्डर करने का मोटिव है? नहीं सर, वो तो उसने उस दिन गुस्से में बोल दिया था, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो बहुत सीधा साधा है। ये तेरा सीधा साधा भाई लड़की को लेके भागा है, मालूम है ना तुझे? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, वो गोवा गया, मैंने मैडम को बताया ना। गोवा गया तो फोन क्यों बंद है उसका? पता नहीं सर, शायद कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है ना सर। उससे कोई कांटेक्ट होती है ना तो मैं खुद आपको कांटेक्ट करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा। भूलना मत, समझा? सर हो सकता है कि ये ऋषि और वैष्णवी एक साथ भागे हो और परेश ने उन्हें देख लिया, फिर ऋषि और परेश का झगड़ा हुआ हो और ऋषि ने परेश का मर्डर कर दिया। पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि 10 तारीख को 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में वैष्णव ऋषि दोनों का फोन अपने अपने घर पे स्विच ऑफ हुआ। मतलब उन्हें पहले से पता था कि उन्हें कब और कहां मिलना है और कहां जाना है। हाँ सर, कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 5 से 10 तारीख के बीच वैष्णवी और ऋषि में अक्सर कॉल्स हुए। इसका मतलब है दोनों में सुलह हो चुकी थी। शिरके, एक काम करो, ऋषि और वैष्णवी के फोटोग्राफ्स आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। बोलो जहां भी दिखे तुरंत अरेस्ट करें। ठीक है सर। मुझे दे दीजिए ना। वाह, खूबसूरती की तारीफ ना हो ना तो तौहीन हो जाती है। सुजाता ऊपर जाओ। एक डील करते हैं ना मनोज जी, आपकी बेटी तो भाग गई, उसकी जगह पे आप अगर इन मोहतरमा को मेरे पास भेज दो। सर, वो बीवी है मेरी, ये कहने लो और चलते बनो। मुझे भी कैश चाहिए, 10 लाख, वो भी 2 दिन में। तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस परेश के कातिल तक नहीं पहुंच पा रही थी और दूसरी तरफ वैष्णवी पर अत्याचार और शोषण बढ़ता जा रहा था। पुलिस वैष्णवी को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके हाथ कोई कामयाबी नहीं लग रही थी। फिर अगले दिन कुछ ऐसी घटना घटी जिसने पुलिस को सिर्फ हैरान ही नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर दिया। सर मैंने आपको फोन किया था, यहाँ से स्टेशन जाने के लिए शॉर्टकट है, तो मैंने वहाँ पर एक लाश देखी, इसलिए सर आपको फोन किया। किधर है? सर यहाँ पर है। स्वाति, जरा चेक करो। सर, ये तो वैष्णवी है और सर हालत देख के लगता है इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। मेंटल और फिजिकल टॉर्चर दोनों हुआ है इसके साथ। इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। वो विपिन हमारे एरिया में ही रहता है। मेरी वैष्णवी ने उसके प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, फिर वो उसका पीछा करने लगा और एक दिन मेरी और ऋषि की अब बात नहीं होती। देख वैष्णवी, मैं अभी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, एक बार सोच ले। विपिन, मुझे रिश्तों में मिलावट अच्छी नहीं लगती। हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। क्या दोस्त दोस्त दोस्त, थक गए हो तेरा दोस्त बनकर।
देख वैष्णवी, देख अगर तूने हाँ नहीं कहा ना तो मैं ना अपनी जान दे दूंगा, सच में। छोड़ ये ड्रामे मत कर, छोड़। देख मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अपनी जान दे दूंगा, सच कह रहा हूँ मैं। क्या ड्रामे कर रहा है? लग जाएगा तुझे तो। आई कांट लिव विदाउट यू। मैं कांट लिख देती हूँ। तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? उस दिन के बाद उसने उसका पीछा करना बंद कर दिया। हमको लगा वो सुधर गया। यही गलती करते हैं मैडम हम लोग। क्राइम की शुरुआत यहीं से होती है। आपको उसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए थी। खैर, कहाँ मिलेगा ये वेपन? वैष्णवी को क्यों मारा? साहब मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं तो उससे प्यार करता था। उस पर रेप करने की कोशिश करता और बोला प्यार करता था। सर उस दिन मैं नशे में था। नशे में था तो कुछ भी करेगा? हैं? देख सीधे सीधे बोल, वरना डंडा डाल के उगलवाऊंगा। सर मैं सच बोल रहा हूँ। तू ऐसा नहीं बोलेगा। कर दे, डंडा डालो उसे। सर मेरी बात तो सुनो सर। सर मेरा सर हमने विपिन को उठा लिया है। और सर ये वैष्णवी की पीएम रिपोर्ट। सर इसके हिसाब से उसकी मौत 14 तारीख को रात 2 बजे से 3 बजे के बीच में हुई है। गला घोटने की वजह से उसकी मौत हुई है सर। और सर रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि उसके साथ लगातार 4-5 दिन से सेक्सुअल एक्टिविटीज हो रही है और बॉडी पे बहुत सारे मार्क्स मिले हैं। मतलब सर उसे टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन कहीं कोई सीमन सैंपल नहीं मिला है। एकदम जानवर है ये। जिसने भी वैष्णवी को मारा है उसके मन में वैष्णवी के खिलाफ बहुत गुस्सा भरा होगा। सर आवानगर पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड के हिसाब से वैष्णवी और सुजाता ने योगिता नाम के कॉल गर्ल के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई थी। क्या कंप्लेन लिखाई थी? सर रेसिडेंशियल एरिया में ये योगिता जिस्म फरोशी का बिजनेस करती थी। 2-3 बार पहले भी ये योगिता वुमेन ट्रैफिकिंग के लिए अरेस्ट हुई है। बुलाओ इस योगिता को। सर वो वैष्णवी और सुजाता ने मेरी झूठी कंप्लेन की थी। मैं कोई धंधा नहीं करती सर। अच्छा बेवकूफ समझा है मैं। पुलिस बिना वजह किसी को अरेस्ट नहीं करती, समझी? हमें क्यों लेके चल? बैठ। सुजाता और वैष्णवी ने तुझे अरेस्ट कराया था। तूने बदला लेने के लिए उस वैष्णवी को बेच डाला, उसे किडनैप करवा दिया और जब वैष्णवी ने वहां से भागने की कोशिश की तो मरवा दिया उसे। सर वो धंधा मैं पहले करती थी, अब मैंने वो सब छोड़ दिया है। और वैष्णवी को मैंने नहीं मारा है सर। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता शहर छोड़कर नहीं जाएगी। ठीक है सर। जाओ। स्वाति नजर रखना इस पर। सर हमने इस मनोज पर नजर रखी थी। पता चला है कि मनोज ने अपना घर गिरवी रख के मार्केट से 10 लाख रुपए उठाए। ये मनोज जरूर कुछ ना कुछ हमसे छिपा रहा है। हाँ सर। सर लेकिन एक बात मैंने आपसे छुपाई है। कौन सी? एक्चुअली परेश टैक्स और जीएसटी बचाने के चक्कर में पैसों की बहुत हेरा फेरी करता था। मैं उसे बहुत बार समझाया पर उसे कभी माना नहीं। फिर एक दिन आप लोगों को क्या लगा ये सब फ्रॉड करके आप सरकार से बच जाओ? सॉरी सर, अब गलती हो चुकी है। आप ही बताइए क्या कर सकते हैं। 20 लाख रुपए का फ्रॉड है। इंक्वायरी तो बैठेगी। 10 साल की सजा और 20 लाख तक का जुर्माना। मैं क्या कहता हूँ, कुछ चाय पानी ले दे के मामला यहीं सेटल कर देते हैं। 10 लाख कैश। एक ईडी ऑफिसर ने आपसे रिश्वत मांगी? हाँ सर, इसीलिए मैंने अपना घर गिरवी रख के मार्केट से 10 लाख रुपए उठाए थे। नाम क्या था उस ऑफिसर का? राजेंद्र कुलकर्णी। आपके पास नंबर है उसका? हाँ। शिरके नंबर लगाओ। सर इसका फोन बंद आ रहा है। आजकल ईडी में शार्दुल दलवी है ना? उन्हें फोन लगाओ और इस राजेंद्र के बारे में पता करो। ठीक है सर। और मनोज जी आपको पता है ना, रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध हैं। मुझे पता है सर, लेकिन मैं बहुत डर गया था। बाबा मैं मार्केट जाके आती हूँ। हाँ संभालो जा। आपकी बेटी मेरा मन बहलाने के लिए कुछ दिन आ जाए तो? कुलकर्णी सर, उसकी मेरी बेटी पर ही नहीं, मेरी बीवी पर भी बुरी नजर थी सर। इसलिए सोचा कि उसके सारे पैसे उसको देकर मामला खत्म कर दूं बस।
मनोज जी, ये बात आपको हमें पहले बतानी चाहिए थी, यहां तक नौबत नहीं आती। सर दलवी साहब से बात हुई है। उनका कहना है कि ईडी में राजन कुलकर्णी नाम का कोई भी ऑफिसर नहीं है। क्या? और सर विश्वास प्राइवेट लिमिटेड नाम से कभी भी कोई इंक्वायरी नहीं निकली। सच में? मतलब ये आदमी फेक ईडी ऑफिसर बनकर लोगों को ठग रहा है। ठीक है, इस नंबर को ट्रैक करो, इस नंबर की सारी कॉल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड चाहिए मुझे। मनोज जी, आप इस सो कॉल्ड ईडी ऑफिसर को तो अच्छे से जानते ही हैं, चेहरा कई बार देखा आपने। हाँ सर। स्केच बनवाओ। सर सर उस ऑफिसर का फोन अभी तक स्विच ऑफ है सर, और मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड चेक किया है। उसने सिर्फ और सिर्फ मनोज जी को ही फोन किया था। और एक और बात सर, उसके फोन की लोकेशन कभी कभी योगिता के घर के आसपास की थी। योगिता, वो मनोज जी की नेबर ना? राइट सर। सर, इनके बिल्डिंग से ये स्केच बनाया है। यही है वो राजेंद्र कुलकर्णी। देखो, डरो मत। बताओ, यही था? हाँ सर, ये एक बार आया था। ए योगिता, ये अपना पुराना दोस्त है, इसे मजा आना चाहिए। इसने कुछ बताया अपने बारे में? नहीं सर, इसने तो कुछ नहीं बताया, पर इसके साथ जो आदमी आया था, मैं उसे जानती हूँ। वो यही शिवा कॉम्प्लेक्स में रहता है। हमें सब पता है तेरे और उस नकली ईडी ऑफिसर के रैकेट के बारे में। अब सीधे सीधे बताएगा तो तेरे हलक में से उगलवाऊं। चल के सब कुछ बताता हूँ साहब। सब उसका नाम शेखर नाइक है। सब मैं दिल्ली में जॉब करता था, तभी हम पहली बार मिले थे। और एक दिन अचानक वो मेरे घर पे आया। क्या? तो तू इधर फेक ईडी ऑफिसर बन के लोगों से पैसे लूटता है? हाँ, और पता है तुझे, थोड़ा सा डरा दो ना तो लोग पैसा दे भी देते हैं। दिल्ली की पुलिस है ना, कुत्ते की तरह ढूंढ रही मुझे, और मैं हूं ना उनके नाक के नीचे से भाग आया हूं। और फिर तुम दोनों ने यहाँ आकर ठगी करना शुरू कर दिया? नहीं सर, कसम से सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर बस मेरी इतनी गलती हो गई कि मैंने उसको अपने घर में रहने दिया। सर ना वो मेरे घर में रहता और ना ही वो ऋषि से मिलता। ऋषि कोलवनकर? हाँ सर। पता नहीं यार, उस योगिता ने मेरी फोटो उस परेश को क्यों दी? जी करता है उसे जान से मार दूं। तेरे को पता है, उस परेश और उस मनोज जी के कंपनी ने मेरे दादा के 3 लाख रुपए खाए। क्या? हाँ। कौन सी कंपनी रे? कैसे पैसे? अरे मेरा अक्षय दादा पहले दुबई में हुआ करता था, वो वहां से पैसे बेचता था इन लोगों को। ये लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, कर दिया घपला। जब वापस मांगने गया तो बोला कुछ नहीं मिलेगा, इनके पास कुछ भी नहीं है। और तभी शेखर के दिमाग में मनोज और परेश को लूटने का प्लान आया, और उसने उनकी कंपनी में फ्रॉड बताकर उनसे 10 लाख रुपए की मांग की सर। कहाँ है तेरा वो शेखर? सर वो मुंबई गया हुआ है, कल लौटेगा। खड़े लेके जाओ उसे। हाँ साहब, सच में मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब कसम से। शिरके, अगर लोमड़ी का शिकार करना है तो उसे बोटी डालनी पड़ेगी। मनोज जी को फोन लगाओ और उनसे कहो कि शेखर का मतलब राजेंद्र का अगर उन्हें फोन आए तो उससे कहें कि पैसे रेडी है। ठीक है सर। हाँ कुलकर्णी सर। पैसे का बंदोबस्त हो गया? हाँ बंदोबस्त हो गया है, आप आ जाइए पैसा लेने के लिए। नहीं, पैसा तुम लेके आओगे कल शाम 4 बजे बीच रिसोर्ट। मिस्टर राजेंद्र कुलकर्णी फ्रॉम ईडी, आई कार्ड दिखाइए प्लीज। हाँ, देखो किधर जा रहा है, किधर
दिल्ली में तुझ पर फ्रॉड के कई केसेस हैं, लेकिन यहां पर तुझ पर फ्रॉड के साथ साथ मर्डर और रेप के चार्जेस भी लगेंगे। सर मैंने ना परेश को मारा है, ना मैंने वैष्णवी का खून किया है। ये तो इतनी आसानी से नहीं कुछ उगलेगा, हमसे मेहनत करवाएगा। तू बता दे, तू तो इसके साथ प्लान में शामिल था ना? सर मैं तो किसी भी प्लान में नहीं था सर वो वैष्णवी को मैं जानता भी नहीं है सर वो तो ऋषि के साथ भागने वाली थी सर। भाई मैंने वैष्णवी को मना लिया है। ओ भाई कब है शादी? नहीं ना यार, यही तो प्रॉब्लम है, उसके घर वाले नहीं मान रहे। लेकिन अक्षय दादा ने बोला है कि तुमको भाग के शादी करनी चाहिए, और इसके लिए हम लोग परसों भाग रहे हैं। अक्षय दादा हमारे रहने का वगैरह सब बंदोबस्त कर रहा है। ऋषि की तुमसे कब बात हुई थी? सर वो कुछ 8 तारीख को। और 8 तारीख को ऋषि ने तुमसे कहा था कि वो 10 तारीख को वैष्णवी के साथ भागने वाला है। हाँ सर। वैष्णवी के साथ साथ 10 तारीख को परेश भी गायब हुआ था। शिरके, इस अक्षय ने हमसे झूठ बोला है कि ऋषि गोवा गया हुआ है। इस अक्षय पर नजर रखो, क्योंकि उसका झूठ सबूत के साथ उसके सामने रखेंगे। लेकिन हुआ क्या? कौन देखा? हाँ मैं देखता हूं। अरे सर पकड़ो। दादा दादा अरे सर क्यों? तुम दोनों ने मारा है ना वैष्णवी और परेश को? बोल, वैष्णवी को मारा? क्या बोल रहे सब? दादा आपने तो बोला हम लोग दोनों कल मुंबई जा रहे हैं ना, और अब क्यों से बात नहीं हुई है? वैष्णवी कल यहाँ आ रही है ना दादा? झूठ बोला है तेरे भाई ने तुझसे। 10 तारीख को वैष्णवी तुझसे मिलने के लिए निकली थी, फिर वापस घर नहीं पहुंची, और सीधे 14 तारीख को हमें उसकी लाश मिली। 4 दिन तक उसके साथ ब्रूटली रेप किया गया। और पता है किसने किया? किसने? तेरे सगे भाई ने। खड़ा हो और सच बताओ। शुरू से गुस्सा आ गया था मुझे, मेरे पैसे डुबाए, मेरा और मेरे भाई का अपमान किया। और इसको 8 तारीख को फोन आया उस वैष्णवी का, उसने बोला कि फिर अपनाएगी इसे, तब मैंने प्लान बनाया। ऋषि तुम यहाँ से सीधा वर्तक नगर के लिए निकलना। मैं वैष्णवी को उसके घर से पिकअप करता हूँ और वर्तक नगर में छोड़ता हूँ। वहां से तुम दोनों मुंबई के लिए निकलना। लेकिन ध्यान से अपना फोन स्विच ऑफ कर लेना, दोनों भी, ताकि तुम लोगों तक कोई पहुंच ना पाए। मैं पूजा के घर जा रही हूँ। हम दोनों को एक ही असाइनमेंट मिला है, उसे पूरा करना है। अच्छा सुन, और जब तक मैं ना बोलूं यहाँ से बाहर नहीं निकलना, ठीक है? ठीक है, मैं वैष्णवी को लेके आता हूँ, ठीक है? दादा अब कहाँ लेके आए हैं मुझे? ऋषि कहाँ है? ऋषि ना नहीं आने वाला। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं अकेले ही काफी हूं। क्या चल रहा है तुम लोगों का यहाँ? काका ये मुझे धोखे से लेके आया है। तो अच्छा ऋषि, 10 तारीख को जब वैष्णवी तुझसे मिलने यहाँ नहीं पहुंची, तो फिर तू यहाँ क्यों रुका रहा? गया क्यों नहीं यहाँ से? क्योंकि दादा ने मुझसे कहा कि वो जब घर से भाग रही थी तो उसे घर वालों ने पकड़ लिया, और उसके घर वाले मुझे ढूंढ रहे, तो कुछ दिनों तो मुझे यही छुपे रहना पड़ेगा, और वैष्णवी कुछ दिनों के बाद फिर से भागेगी, इसलिए मैं यहाँ रुका था सर।
झूठ बोलाया, तेरे भाई ने झूठ बोला तुझसे। बता क्यों मारा तूने वैष्णवी को? बता। गलती की सजा मिली उसको। दादा तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा तुझे उम्र कैद नहीं, सीधे फांसी होगी। लेके चलो इसे। अक्षय कोरवनकर को वैष्णवी रेप केस में आईपीसी की धारा 375 और साथ ही साथ वैष्णवी और परेश के मर्डर केस में धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई। क्रोध अक्सर हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। क्रोध से अहंकार पैदा होता है और अहंकार हिंसा को बढ़ावा देता है। इसलिए क्रोधित होने से पहले उससे होने वाले परिणामों के बारे में सोचना हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं कि हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।